गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय, अलीगंज, लखनऊ। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे पार्ट के अंतर्गत क्लासिकी थिंकर्स के अंतर्गत 3 थिंकरों को देखेंगे। इसमें पहला थिंकर जहाँ वुड्रो विल्सन है और दूसरे थिंकर के रूप में हम इसमें फ्रेडरिक टेलर को देखेंगे और तीसरे थिंकर के रूप में हम हेनरी फोयल को देखेंगे। ये तीनों क्लासिकल थिंकर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वुड्रो विल्सन को। तो वुड्रो विल्सन की क्लासिकल थिंकर्स के अंतर्गत उन्होंने कौन कौन से विचार दिए, उनको सबसे पहले देखेंगे। तो किसी भी विचारक को समझने के लिए सबसे पहले उसकी एक जो ऑटोबायोग्राफी होती, उन किन परिस्थितियों में सोचता है, किन परिस्थितियों में उसने अपने प्रशासनिक चिंतन को दिया, इसका अध्ययन करना जरूरी होता है। इसलिए हम सबसे पहले उसके जीवन परिचय को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लोक प्रशासन के विषय के रूप में जो वुड्रो विल्सन का योगदान है उसको देखेंगे। तो वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। यद्यपि प्रशासन को तो हम बहुत पहले से एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम वुड्रो विल्सन को ही देखेंगे कि उन्होंने उसको विषय के रूप में अध्ययन के लिए सबसे पहले प्रेरित किया। उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे राजनीति और प्रशासन के अलगाव की बात की। पहले तो उन्होंने अलगाव की बात की कि राजनीति और प्रशासन को एक दूसरे से अलग होना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये पूर्ण रूप से अलगाव संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्भर है। तो हम उसके अंतर्गत राजनीति और प्रशासन का अध्ययन कैसे उन्होंने किया उसको देखेंगे। फिर उन्होंने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया कि कैसे एक देश के केवल प्रशासन के समझने से चीजों को नहीं समझा जा सकता, बल्कि एक देश के साथ साथ दूसरे देश के प्रशासन को भी समझना होगा, तब जाके हम लोक प्रशासन में बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने लोक प्रशासन को व्यापारिक गतिविधि के रूप में अध्ययन करने पर जोर दिया। उसके अंतर्गत हम इसको अध्ययन करेंगे। और लोक प्रशासन को उन्होंने साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम दिया कि इसको वैज्ञानिक गतिविधियों के अनुसार इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इन सभी चीजों को समझते हुए हम वुड्रो विल्सन के प्रशासनिक चिंतन को समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वुड्रो विल्सन के जीवन परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वुड्रो विल्सन का जन्म 18 दिसंबर 1856 को अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में हुआ था। इन्होंने अपने अध्ययन के रूप में राजनीति, सरकार, इतिहास और कानून का अध्ययन किया और 1879 ईस्वी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने 1886 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इन्होंने 1886 से लेकर 1902 तक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया और 1910 ईस्वी में ये न्यू जर्सी राज्य के गवर्नर चुने गए और उसके उपरांत 1913 में ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। तो वुड्रो विल्सन का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही बहुआयामी था। उन्होंने अध्ययन के विषय के रूप में अलग अलग विषयों को भी चुना और इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका की राजनीति में भी अपनी एक प्रभावी भूमिका निभाई। तो कोई भी जो विचारक होता है वो अपने अध्ययन के तरीकों, अपने किन परिस्थितियों को उसने भोगा, इस आधार पे ही अपने विचारों को डेवलप करता है। तो तत्कालीन समय में अगर हम देखें तो वुड्रो विल्सन को जो उस समय की अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसने बहुत ही प्रभावित किया। तत्कालीन समय में अमेरिका में स्क्वायर सिस्टम नामक एक लूट प्रणाली के नाम से एक सिस्टम प्रचलित था, जिसके अंतर्गत जैसे
भारत में अगर उदाहरण के रूप में देखें तो भारत में एक परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, वो ब्यूरोक्रेट के माध्यम से ही अपने शासकीय गतिविधियों को संचालित करते हैं। लेकिन अमेरिका में स्पाइल सिस्टम प्रचलित था, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनता था, वो अपने मनपसंद के लोगों को प्रशासन में जगह देता था और उनके अकॉर्डिंग गतिविधियों को संचालित करता था, जिसके कारण प्रशासनिक गतिविधि में भाई भतीजावाद और फेवरेटिज्म नामक चीजों को देखा जा सकता है। और इसकी वजह से वहां पे लूट प्रणाली प्रचलित थी और एक तरह से पोस्ट प्रदान कर करके लूट व्यवस्था को संचालन किया जाता था। वुडरो विल्सन का मानना था कि जब तक ये स्पाइल सिस्टम को समाप्त नहीं किया जा सकता, तब तक अमेरिका अपने लोक प्रशासन की गतिविधि को ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर सकता है। इसलिए ने स्पाइल सिस्टम से प्रभावित होकर उसको दूर करने का प्रयास किया कि कैसे उसको दूर किया जाए। इसके बाद वुडरो विल्सन के थिंकिंग में एडमंड बर्ग के योगदान को देखा जा सकता है। एडमंड बर्ग वुडरो विल्सन के समकालीन थे और वुडरो विल्सन के दर्शन को गढ़ने में एडमंड बर्ग का बहुत ही बड़ा योगदान था। इसके साथ साथ जो वुडरो विल्सन ने अपना लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन की जो बात की, उसके ऊपर उनके ऊपर वाल्टर वेजहार्ट का प्रभाव देखा जा सकता है। कैसे दो देशों की सरकार की गतिविधियों को एक दूसरे में तुलना करके कैसे उसमें बेस्ट किया जाए, इस विचार को वुडरो विल्सन ने वाल्टर वेजहार्ट से लिया था। इसके साथ साथ जब वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां के प्रोफेसर रिचर्ड टी एलॉय, इन्होंने जो यूरोपीय प्रशासनिक प्रणालियों को कैसे अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे लागू किया जाए, इसको बताया था। तो वुडरो विल्सन एलॉय के इस विचार को अमेरिकी राजनीतिक गतिविधियों में प्रयोग करना चाहते थे। तो इसलिए एलॉय के विचारों का भी प्रभाव हम वुडरो विल्सन के ऊपर देख सकते हैं। तो वुडरो विल्सन का जो लोक प्रशासन में योगदान है, आइए अब उसको देखते हैं। वुडरो विल्सन ने अपने डॉक्टरेट उपाधि के पश्चात 1886 के पश्चात 1887 में एक निबंध लिखा जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुआ। यद्यपि इस लेख को वुडरो विल्सन ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके लेख में इतनी मजबूती से लोक प्रशासन को स्थापित करने की क्षमता थी कि उस निबंध को, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, पथ प्रदर्शक प्रयास जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है लोक प्रशासन के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने इस लेख को केवल लिखा ही नहीं, बल्कि प्रिंसटन और जॉन हॉपकिंस जैसे विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर व्याख्यान भी दिया। यद्यपि 1887 ईस्वी में वुडरो विल्सन ने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख लिखा था, लेकिन उसके पहले वो इस लेख को बार बार लिख रहे थे। तो पहले उन्होंने इसका नाम दिया नोट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर बाद में इसका नाम दिया द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, और जब तीसरे स्तर पर ये लेख लिखते लिखते उसमें सुधार करते करते हुए तब इन्होंने उसका नाम सुझाया द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये हर स्तर पर जब लिखने का ये प्रयास कर रहे थे तो उसमें ये वैचारिक बदलाव आते जा रहे थे, और इस वैचारिक बदलाव के आने से जो एक अंतिम रूप से जो एक निबंध लिखकर आया, वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक बहुत ही मील का पत्थर माने जाने लगा, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में अध्ययन करना शुरू कर दिए। इसके पश्चात वुडरो विल्सन ने इसकी भी व्याख्या की कि लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में इतनी देर से क्या उसकी स्टडी आरंभ की गई। उन्होंने रीजन फॉर लेट इमरजेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की। उन्होंने ये बताया कि
पहले राज्य की जो गतिविधियां होती थी उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी, और ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होने के कारण प्रशासन की जो भूमिका थी वो बहुत ही सीमित थी। प्रशासन का मुख्य कार्य केवल टैक्स को कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ही था बस, कि कैसे बस प्रशासन टैक्स को कलेक्ट करेगा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। इसके लिए उन्होंने जो राज्यों की प्रकृति थी उसके बारे में बात की। उन्होंने 3 प्रकार के राज्यों की प्रकृति के बारे में बात की, जिसके कारण लोक प्रशासन एक विषय के रूप में ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने माना कि जो पहले का दौर था वो राजा महाराजाओं का दौर था, और राजा महाराजा जो थे वो अपनी एक एब्सोल्यूट मोनार्की को एंजॉय कर रहे थे। उनको अपनी गतिविधि से ही फुर्सत नहीं थी कि वो जनता के बारे में ज्यादा सोच सके, और जब जनता के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं था तो इसके कारण क्या हुआ कि लोक प्रशासन को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा, और लोक प्रशासन एक विषय के रूप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बना पाया। लेकिन वुडरो विल्सन का मानना था कि जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता गया, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जाकर थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ, और तब डेमोक्रेसी, सिटीजन्स राइट्स और लिबर्टी की बात और एक आजादी की बात की जाने लगी, जिसे एक राज्य का दूसरे प्रकार का स्वरूप उभर कर सामने आया। और इन दूसरे प्रकार के स्वरूप के सामने आने के पश्चात उन्होंने बताया कि तब धीरे धीरे लोक प्रशासन एक लोकप्रिय विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा था। शुरुआत उसकी होने लगी थी, लेकिन उसके पश्चात उनका मानना था कि जैसे जैसे लोकप्रिय सरकारें आई और उत्तरदायित्व की भावना आई सरकारों में, और जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आया, उसके पश्चात हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी भूमिका को बढ़ते हुए देख सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य का दौर आया, उसमें जो जनसंख्या थी, राज्यों की जनसंख्या थी, वो भी बढ़ती चली गई, और जब जनसंख्या भी बढ़ती चली गई, स्टेट का जो रोल हुआ उसमें भी डाइवर्सिटी आती चली गई। तो ऐसे समय में लोक प्रशासन को एक एक्टिव भूमिका निभानी पड़ी। उसके कार्यों में विविध प्रकार की जटिलताएं आने लगी, और उन जटिलताओं को कैसे दूर किया जाए, कैसे राजनीति और प्रशासन के कार्यों में भिन्नता लाई जाए, और बिना राजनीति से प्रभावित हुए प्रशासन अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संचालित कर सके, ये चुनौती उत्पन्न नहीं। तो इसके लिए वुडरो विल्सन ने माना कि इसके लिए हमें सरकारों के प्रारूप में सुधार करना होगा, और सरकारों के प्रारूप में सुधार तभी हो सकता है जब हम प्रशासन में सुधार करेंगे, और जैसे जैसे हम प्रशासन में सुधार करेंगे हम लोक कल्याणकारी राज्य के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में उभरने में इतना समय लगा। जो वुडरो विल्सन का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग रूप में देखते हैं। उनका मानना था कि जो राजनीति में बहुत प्रकार की अनिश्चितता है, इसलिए वो दोनों के डाइकोटमी की बात करते हैं, दोनों के अलगाव की बात करते हैं, कि राजनीति को अपना काम दूसरे स्फीयर में करना चाहिए और प्रशासन को अपना कार्य दूसरे स्फीयर में करना चाहिए। और उनका मानना था कि जो प्रशासन हो उसको राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियों को संचालन करने में विभिन्न दलों का योगदान होता है, जिनकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रशासन को हमेशा एक जैसी परिस्थिति में ही काम करना चाहिए। इसलिए वुडरो विल्सन राजनीति और प्रशासन की अलगाव की बात करते हैं। उनका मानना था कि जो प्रशासन होता है वो एक तकनीकी गतिविधि होती है, और उसको संचालित करने के लिए टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोलते हैं वो कि लोक प्रशासन होता क्या है। तो उन्होंने लोक प्रशासन का जो कार्य था, उन्होंने बोला कि जो लोक प्रशासन होता है वो पब्लिक पॉलिसी को डिटेल और सिस्टमेटिक एजुकेशन में
उसका योगदान होता है। और इसी कारण से उन्होंने प्रशासन को राजनीति से अलग करने की बात की। उनका मानना था कि जो पॉलिसी मेकिंग होता है वो राजनीति के स्तर पे या संसद के स्तर पर होता है, और जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन होता है वो प्रशासन के स्तर पर होता है। उनका मानना था कि अगर हम, जैसे अगर यूपी की विधानसभा ने एक कानून बना दिया कि जो भी व्यक्ति बाइक चलाएगा अगर वो हेलमेट नहीं लगाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो विधानसभा ने तो ये कानून बना दिया कि हेलमेट नहीं लगाने पे जुर्माना लगेगा, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर होती है। इसको फॉलो कैसे कराए, एडमिनिस्ट्रेशन उसको हर समय जांचे, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को तकनीक की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देखेंगे अभी वर्तमान में हर चौराहों पे कैमरा लगाने की बात की जा रही है, तकनीकी दक्षता की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से जो रूल बना उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि बिना इंप्लीमेंटेशन के कोई भी रूल अच्छे ढंग से नहीं लागू किया जा सकता है जब तक उसका ठीक प्रकार से संचालन न किया जाए। तो इसीलिए दोनों के कार्यों को डिफरेंशिएट करते हैं वुडरो विल्सन। उनका मानना था कि जब तक दोनों के कार्यों को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक प्रशासन में दक्षता नहीं आ पाएगी, एफिशिएंसी नहीं लाया जा सकता है। लेकिन एक समय पे तो उन्होंने राजनीति और प्रशासन के अलगाव की बात की, लेकिन दूसरी तरफ उनका मानना था कि इसको पूरी तरह से अलग भी नहीं किया जा सकता है। और इसको अलग नहीं करने के पीछे जो उन्होंने कारण दिया, उनका मानना था कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, और उतना नॉलेज नहीं होने के कारण पॉलिसी मेकिंग में भी प्रशासन की एक प्रकार से भूमिका हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उसमें काम करता है, उनको सलाह देने के लिए काम करता है, क्योंकि जब तक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक एक अच्छा कानून नहीं बनाया जा सकता है। तो उन्होंने एक अलगाव की तो बात की, लेकिन उन्होंने बाद में चलकर इसके एक दूसरे में समाहित करने की भी बात की। उनका मानना था कि जैसे वर्तमान में भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है, और संसदात्मक शासन प्रणाली में जो लोकसभा होती है या जो मंत्री परिषद होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो प्रशासन होता है वो मंत्री के नियंत्रण में कार्य करता है। क्योंकि अगर मंत्री के नियंत्रण में कार्य नहीं करेगा और उसका वो एग्जीक्यूशन ठीक प्रकार से नहीं करेगा तो ऐसी परिस्थिति में मंत्री उत्तरदायी होता है जनता के प्रति। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना पड़ता है। तो उन्होंने एक प्रकार से दोनों पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अलगाव की तो बात की, लेकिन उन्होंने बाद में अपने विचार में संशोधन करते हुए ये कहा कि नो डाउट प्रशासन को अपने कार्यों को करने में राजनीति को उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी दोनों में एक बैलेंस बना रहना चाहिए और बैलेंस बना के दोनों को कार्य करना चाहिए। तो ये उनका एक प्रकार से जो राजनीति और प्रशासन के अलगाव की बात है उस पर इन्होंने बृहद रूप से चर्चा की। उनका जो तीसरा कॉन्सेप्ट था वो था लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन। उन्होंने कहा कि हम जब तब तक प्रशासन को सही प्रकार से संचालित नहीं कर पाएंगे जब तक जिस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में हमें कुछ अच्छाई दिखे। हमें एक देश का ही केवल प्रशासन का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ दूसरे देशों के प्रशासन का भी हमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करने से प्रशासन में दक्षता आ सकेगी। उनका मानना था कि अगर केवल अमेरिका के लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं करना चाहिए बल्कि ब्रिटेन के लोक प्रशासन का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो ब्रिटेन में संचालित व्यवस्था थी वहां पे राजा महाराजाओं का शासन था। उन राजा महाराजाओं के शासन सही प्रकार से संचालित हो इसके लिए प्रशासन बहुत ही मजबूत था वहां पे और अपनी एक्टिविटी को बहुत ही शानदार तरीके से प्रचालित कर रहा था। तो वुडरो विल्सन का मानना था कि अमेरिकी लोक प्रशासन को ब्रिटेन के लोक प्रशासन से भी कुछ सीखना चाहिए।
उनका मानना था कि किसी भी देश को एक संविधान जो बनाना होता है, वो बनाना तो एक आसान होता है, लेकिन उसको रन कराना बहुत कठिन होता है। और उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के प्रशासन को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताया भी कि चूंकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश था, वहां पे जब भी प्रशासन में कोई कमी नजर आती थी, लोगों को उनकी जरूरत की चीजें नहीं मिलती थी, तो वहां पे संविधान में संशोधन करने की बात होती थी कि संविधान में अमेंडमेंट करके हम उसको सही कर सकते। लेकिन ब्रिटेन में अगर प्रशासनिक व्यवस्था अगर ठीक प्रकार से संचालित नहीं होती थी, तो या लोगों को किसी प्रकार की समस्या होती थी, तो वहां पे प्रशासन को मजबूत करने की बात होती थी, न कि संविधान को संशोधन करने की बात होती थी। इसलिए उन्होंने बोला कि जिस देश की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसके अध्ययन करने से हम अच्छे प्रकार से जो प्रशासन के अच्छे सिद्धांत हैं उसको हम अपनी व्यवस्था में लागू कर पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कैसे चीजों को, प्रशासन को तुलनात्मक अध्ययन करके और अपनी व्यवस्था को सही प्रकार से संचालित किया जा सकता है, इसकी बात की। इसके साथ साथ उन्होंने लोक प्रशासन को एक साइंटिफिक तरीका देने की बात की कि लोक प्रशासन का अध्ययन हमेशा साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक गतिविधि के रूप में इसका संचालित किया जाना चाहिए। क्योंकि जो वैज्ञानिक गतिविधि होती है वो एम्पिरिकल मेथड पर आधारित होती है, उसमें जब तक प्रमाण इकट्ठे नहीं कर लिए जाते तब तक किसी भी गतिविधि को संचालित नहीं किया जाता। उनका मानना था कि जो वैज्ञानिक अनुभव है उस अनुभवों का प्रयोग हमें प्रशासन में भी करना चाहिए, तब जाके हम प्रशासन को ज्यादा सिस्टमेटिक बना पाएंगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि बाइक चलाने वालों के हेलमेट की जांच करने के लिए तकनीक लाएगी, वो तकनीक कहां से आया? उनका मानना था कि जो तकनीक आया इसमें भी कहीं ना कहीं उनके वैज्ञानिक अनुभवों को देखा जा सकता है। विज्ञान का प्रयोग हमें मैक्सिमम करना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने इसको एक वैज्ञानिक गतिविधि भी माना है। इसके साथ साथ वुडरो विल्सन का मानना था कि प्रशासन को एक प्रकार से व्यापारिक गतिविधि के रूप में संचालित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब व्यापारिक गतिविधि, जब कोई भी इकोनॉमी संचालित करता है तो ऐसी परिस्थिति में वो उसमें राजनीति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देना था। उसको उसमें लाभ दिखता है कि कौन से कार्य करने से उसको लाभ की अनुभूति होगी। इसी प्रकार वुडरो विल्सन का मानना था कि प्रशासन को भी एक प्रकार से व्यापारिक गतिविधि के रूप में अपने कार्यों को संचालित करना चाहिए, क्योंकि जब वो व्यापारिक गतिविधि के रूप में अपने कार्यों का संचालन करेगा तो वो हमेशा ये देखेगा कि किस प्रशासनिक गतिविधि को संचालित करने से हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि जब तक उसको लाभ का अंदाजा नहीं होगा तब तक वो अपनी प्रशासनिक गतिविधि को ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर पाएगा। इसी कारण से वुडरो विल्सन प्रशासन को एक प्रकार से व्यापारिक गतिविधि के रूप में संचालित करने की बात करते हैं। तो इतने ये जो सिद्धांत हैं वुडरो विल्सन के, वुडरो विल्सन ने इन सिद्धांतों के माध्यम से अपने प्रशासनिक चिंतन को विकसित किया था और इसको अमेरिकी प्रशासन में लागू करने का प्रयास किया गया था। इसके साथ साथ वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता बोला जाता है, उनको फाउंडर मेंबर ऑफ पब्लिक एजुकेशन सब्जेक्ट बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि आखिर में ऐसी कौन सी विचार वुडरो विल्सन ने दे दिया जिसके कारण उनको लोक प्रशासन का पिता बोला जाता है। यद्यपि उन्होंने किसी थ्योरी का तो उन्होंने प्रतिपादन किया नहीं, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण उनको इस विषय का जनक बोला जाता। कई आलोचक उनको बोलते हैं कि हम अगर कौटिल्य का प्रशासन देखें तो कौटिल्य के प्रशासन में भी हम विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक गतिविधियों को देख सकते हैं। उनका जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से टैक्स कैसे लागू करें, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे सभी लोगों को व्यवस्था में सम्मिलित करें, इन सभी चीजों की उन्होंने बात की थी, एक प्रकार से सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार अरस्तु, प्लेटो, इन सभी ने राजनीति के साथ साथ प्रशासन के संबंध में अपने विचार दिए थे। लेकिन ऐसी इनको लोक प्रशासन का जनक ना बोलते हुए 1887 में पब्लिश स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख के आधार पर वुडरो विल्सन को
लोक प्रशासन का जनक क्यों बोलना पड़ा है, इसकी सब लोग आलोचना करते थे। लेकिन बाद में चलकर कुछ इनके समर्थक भी आए, क्योंकि वुड्रो विल्सन का ही जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निबंध था, इसके बाद से ही अन्य थिंकरों में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जागरूकता उत्पन्न हुई। उनको भी लगा कि हाँ, प्रशासन का अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम क्या था कि केवल राज्य का अध्ययन करते थे कि राज्य किस प्रकार से गतिविधियों को संचालित करेगा, संविधान का निर्माण कैसे होगा, कौन सा संविधान अच्छा होता है, कौन सा संविधान बुरा होता है, हम केवल इसके अध्ययन में लगे हुए थे। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संप्रभुता का प्रतिपादन कर रहे थे, लेकिन कोई भी जो विचारक था वो प्रशासन के अध्ययन पर बल नहीं दे रहा था। तो वुड्रो विल्सन के लेख के पश्चात अन्य थिंकरों की भी रुचि प्रशासन के क्षेत्र में आई। उसके बाद फ्रेडरिक टेलर आए, उर्विक आए, फ्योल आए, और विभिन्न चिंतकों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में अपनी भूमिका का विस्तार किया और लोक प्रशासन के अध्ययन को फिर अपने अध्ययन का विषय बनाया, जिसके माध्यम से हम आज लोक प्रशासन को अध्ययन करते हैं। जबकि वुड्रो विल्सन के पहले ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती थी। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट मानते थे, लेकिन वुड्रो विल्सन ऐसे पहले चिंतक थे जिनके चिंतन के देने के पश्चात हमने लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में अध्ययन करने की सिलसिला शुरू हुआ। यही कारण था कि हम वुड्रो विल्सन को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। तो हमने आज वुड्रो विल्सन ने कौन कौन से विचार दिए, जैसे उन्होंने राजनीति और लोक प्रशासन के अलगाव की बात की, उसको देखा। उसके पश्चात उन्होंने राजनीति लोक प्रशासन का जो इमरजेंस है उतना क्यों लेट हुआ, उसको देखा। फिर उन्होंने राजनीति को एक विज्ञान के रूप में संचालित गतिविधि बोला था, उसको देखा। इसके साथ साथ उन्होंने राजनीति या लोक प्रशासन को व्यापारिक गतिविधि के रूप में संचालित किया जाना चाहिए, इसको देखा। और फिर उन्होंने लोक प्रशासन का पिता क्यों बोला जाता है, इसको देखा। और उनका जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, जो लेख था, उसने कैसे अमेरिकी शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको देखा। और स्पॉयल सिस्टम जो वहां पे अमेरिका में एक लूट प्रणाली थी, उसको कैसे उन्होंने उसको समझा और उसको दूर करने का प्रयास किया प्रशासन के माध्यम से। इतना चीजों को हमें एक समरी के रूप में हमने वुड्रो विल्सन के अंतर्गत देखा। तो वुड्रो विल्सन को हम अभी इतना पे समाप्त करते हैं। जो अगले थिंकर हैं इस टॉपिक में, जो यूनिट 4 है, उसमें हमें फ्रेडरिक टेलर को देखना है। फ्रेडरिक टेलर ने अपने लोक प्रशासन के सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यह एक बहुत सौभाग्य है कि जहां फ्रेडरिक टेलर का भी जन्म 1856 में ही हुआ था और वुड्रो विल्सन का भी जन्म 1856 में ही हुआ था। फ्रेडरिक टेलर पेशे से चीफ इंजीनियर थे। बाद में इन्होंने कंपनी में जनरल मैनेजर की भी पोस्ट को होल्ड किया, और इस पोस्ट को होल्ड करने के दौरान उन्होंने प्रशासन में कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। और इन कमियों को दूर करने के दौर में उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया, जो कि टेलर का लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। टेलर ने इसके साथ साथ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक लिखी थी 1911 में, और इस पुस्तक को लिखने के पश्चात उन्होंने प्रशासन में वैज्ञानिक अनुभवों को ज्यादा प्रयोग करने की बात की। उन्होंने पीस रेट सिस्टम की बात की, सॉफ्ट मैनेजमेंट की बात की, द आर्ट ऑफ कटिंग टूल्स की बात की। इन सभी साइंटिफिक मेथड को अपनाते हुए उन्होंने अपना वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया। अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को देते हुए टेलर का कहना था कि किसी भी औद्योगिक संगठन में विज्ञान का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और लाभ कमाया जा सके।
जब ज्यादा लाभ प्राप्त होगा तो उससे मालिक और मजदूर दोनों को लाभ होगा। और इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की बात की। टेलर का मानना था कि तत्कालीन समय में हम औद्योगिक गतिविधियों को संचालन में रूल ऑफ थम्स का प्रयोग करते थे। जो रूल ऑफ थम्स का नियम होता है वो किसी भी औद्योगिक व्यवस्था में एक अनुमान आधारित व्यवस्था होती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में अगर बताएं, अगर किसी भी व्यक्ति को लौकी का हलवा बनाना है, किसी कंपनी की अगर लौकी का हलवा बनाना है, तो लौकी के हलवा बनाने में एक रूल ऑफ थम्स का जो नियम होगा उसमें वो कह देगा कि लौकी को कद्दूकस करके कढ़ाई में कभी भी चढ़ा दिया और उसमें कभी भी उसमें घी डाल दिया, कितनी देर तक पकाना है उसका ध्यान नहीं दिया, उसके बाद दूध डाल दिया उसमें और उसको पकने दिया। उसमें कब ड्राई फ्रूट डालना है, कब दूध डालना है, कितनी देर तक उसको पकाना है, इसका प्रयोग हमने नहीं किया। तो टेलर का मानना था कि इस रूल ऑफ थम्स को औद्योगिक गतिविधियों के संचालन में इसको दूर करना होगा और साइंटिफिक मेथड को अपनाना होगा रूल ऑफ थंब की जगह। उसमें यह देखना होगा कि कितने समय तक हमें, अगर एक उदाहरण के रूप में इस लौकी का हलवे के ही देखें तो कितने समय तक हमें उसको कुक करना चाहिए, कितने समय तक उसको पकाना चाहिए, भूनना चाहिए, कितने समय के बाद उसमें दूध डालना चाहिए, उसको पकाने के बाद कितने समय बाद ड्राई फ्रूट्स डालना चाहिए। तो एक प्रकार से साइंटिफिक मेथड को अपनाना चाहिए कि रूल एंड रेगुलेशन आधारित होना चाहिए। जब हम किसी भी व्यवस्था को रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर संचालित करेंगे तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा रूल ऑफ थंब की तुलना में। कहते हैं जो रूल ऑफ थंब होता है वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करता है, वो वैज्ञानिक आधार पे काम नहीं करता है। और चूंकि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे वो काम करता है तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनी होती है, उसमें वैज्ञानिक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन टेलर का मानना था कि अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रयोग करते समय टेलर उसमें किसी भी गतिविधि को संचालित करने के लिए उसमें लॉजिक का प्रयोग किया जाना चाहिए, स्पेशलाइजेशन का प्रयोग किया जाना चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंस की बात की जानी चाहिए। इन सभी गतिविधियों का जब हम प्रयोग करेंगे तो औद्योगिक उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। और इसके लिए टेलर ने पूरा साइंटिफिक मेथड से किसी भी औद्योगिक गतिविधि को संचालित करने की बात की और उन्होंने इसके 3 स्तर बताए। उन्होंने किसी भी औद्योगिक गतिविधि में अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही तो सबसे पहले करना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स की खोज करनी चाहिए कि समस्या कहां पे, कौन सी चीजें समस्या पैदा कर रही हैं औद्योगिक गतिविधियों के उत्पादन में। उसके पश्चात उन्होंने अपना प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया कि उन समस्याओं के समाधान के लिए कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी दिया कि कौन कौन से तत्व होंगे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पार्ट होंगे या प्रबंधक को कौन कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए ताकि औद्योगिक उत्पादन को और बढ़ाया जा सके। तो जो समस्या की पहचान थी उनकी, टेलर की आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स थी, उसको उन्होंने 2 स्तरों पे बांटा है। कहता है कि जो प्रॉब्लम्स आती है वो कहीं ना कहीं लेजी मैनेजर्स के कारण आती है। जो कंपनी का मैनेजर होता है वो लेजी होता है। और इसके साथ उन्होंने दूसरी जो समस्या बोली वो सोल्डरिंग की समस्या बोली। सोल्डरिंग का तात्पर्य होता है कि अपनी क्षमता से कम काम करना, जिस व्यक्ति में जितनी एफिशिएंसी है उतना काम नहीं करना। तो आइए पहला देखते हैं लेजी मैनेजर। उन्होंने बोला कि जो मैनेजर होते हैं कंपनी के वो अपने उत्तरदायित्वों को अपने वर्करों पे डाल देते हैं और अपनी रिस्पांसिबिलिटी से मूव ऑन करते हैं और अपनी गतिविधि को संचालित करने में वो रूल ऑफ थम्स का नियम प्रयोग करते हैं, साइंटिफिक मेथड को नहीं अपनाते हैं। और इसके साथ साथ मैनेजर वर्कर को कुछ बताता नहीं है और वर्कर को उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए छोड़ देता है। और चूंकि ऐसी गतिविधि होती है तो अपने आप उत्पादन कम हो जाता है और जब उत्पादन कम हो जाता है तो मैनेजर अपने ऊपर जिम्मेदारी इसकी नहीं लेता, वो मजदूरों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी को सौंप देता है
जिसके कारण से उत्पादन कम हो जाता है। और जो दूसरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स की टेलर ने बात की, वो उसके सोल्डरिंग थी। सोल्डरिंग को भी उसने दो पार्ट में विभाजित किया। पहला उसका था कि नेचुरल सोल्डरिंग और दूसरा था सिस्टमेटिक सोल्डरिंग। नेचुरल सोल्डरिंग के अंतर्गत टेलर का मानना था कि जो मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण होता है वो आलस्य का होता है। मनुष्य जब भी कोई गतिविधि को करने जाता है तो वो आलस्य करता है। अगर किसी काम को करने के लिए 15 दिन का समय है तो मनुष्य उसको पहले दिन से शुरुआत नहीं करता है, बल्कि जब 15वां दिन या 14वां दिन आ जाएगा तो उस दिन काम का शुरुआत करना चाहता है। उदाहरण के रूप में अगर मैं बताऊं कि मुझे ही अगर टेलर, विल्सन और फ्योल पढ़ाना था तो मुझे अगर एक हफ्ते का समय मिला है तो मुझे अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक हफ्ते पूरे मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जनरली चूंकि मनुष्य में एक आलस्य का गुण पाया जाता है और वो चीजों को टालता रहता है, और टालने से चीजें वो प्रेशर आ जाता है तो फिर चीजें उतने इफेक्टिव उससे काम नहीं करती। तो इसको दूर करने की बात करता है टेलर। कहता है इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बोलता है कि इसके लिए मोटिवेशन और थ्रेट दोनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कि घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको अगर हम ये उम्मीद दें कि आप अगर अपने काम को अच्छे प्रकार से संचालित करेंगे तो हम आपको दिवाली पे या किसी भी त्योहार पे कुछ आपको उपहार देंगे, तो वो उनको एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है। और जब वो मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है तो वो अपनी गतिविधि को अच्छे प्रकार से संचालित करता है। तो कहता है कि एक प्रकार से मोटिवेशन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए और दूसरी तरफ थ्रेट की भी बात करता है। कहता है कि उसको थ्रेट भी करना चाहिए। मोटिवेशन तो एक लेवल पे काम करता है, उसको थ्रेट भी देना चाहिए कि अगर आपको लगे कि एक बहुत बार आपके प्रयास करने के बाद भी उसकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो उसको एक थ्रेट भी देना चाहिए कि आपकी जब हम लास्ट में मंथ में सैलरी देंगे तो उसको उसमें से कुछ कट कर लेंगे। तो ये थ्रेट करने के कारण भी उसमें काम की एफिशिएंसी ज्यादा हो सकती। तो अपने नेचुरल सोल्डरिंग के मेथड के अंतर्गत टेलर इन दो उपायों की बात करता है कि इस नेचुरल सोल्डरिंग की कमियों को इन दो उपायों से दूर किया जा सकता है। जो दूसरा प्रॉब्लम सी सोल्डरिंग के अंतर्गत उसमें टेलर सिस्टमेटिक सोल्डरिंग की बात करता है। इस सिस्टमेटिक सोल्डरिंग के अंतर्गत टेलर बोलता था, टेलर का मानना था कि इसमें कोई भी जो मनुष्य अपनी गतिविधि को संचालित करता है वो डिलिबरेटली जानबूझकर अपने ड्यूरेशन को, काम के ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को मकान बनाने में लगाया जाए तो वो जो व्यक्ति कारीगर काम करता है उसकी जो सैलरी होती है वो अटेंडेंस बेस होती है कि कितने दिन वो काम किया। तो वो जानबूझकर अपने काम के दिन को बढ़ाता है ताकि उसके ज्यादा सैलरी मिल सके। तो टेलर का मानना था कि जो हम सैलरी का जो मेथड है वो लोगों में अपने काम के दिनों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। अगर उस सैलरी को हम परफॉर्मेंस बेस्ड कर देंगे, अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी देंगे अटेंडेंस बेस्ड सैलरी की जगह पे तो कार्य में इफिशियंसी ज्यादा आ सकती है। और इसी कमी को दूर करने के लिए टेलर ने पीस रेट सिस्टम की बात की थी। उनका मानना था कि जो पीस रेट सिस्टम होता है इसमें जो सैलरी या तनख्वाह दी जाती है ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, न कि अटेंडेंस बेस्ड। उनका मानना था कि अगर उदाहरण के रूप में देखें कि अगर मान लीजिए कि बैट बनाने की कंपनी है, उस बैट बनाने की कंपनी ने किसी अपने कारीगर को रखा है बैट बनाने के लिए और वो 9,000 रुपए महीने की सैलरी देता है उसको, यानी कि 300 रुपए उसको पर डे की सैलरी देता है। अगर इस सैलरी को परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया जाए और ये कह दिया जाए उससे कि अगर आपको एक बैट बनाने के लिए 30 रुपए दिए जाएंगे तो अगर वो एक दिन में 20 बैट बनाता है तो वो एक दिन में 600 रुपए प्राप्त करेगा और इस प्रकार उसकी जो महीने की सैलरी होगी
वो 18,000 हो जाएगी। और 18,000 होने से जहां 9,000 वो सैलरी दे रहे थे, उसकी जगह पे वो 18,000 सैलरी पाएगा। तो ये एक उसके एक मोटिवेशन फैक्टर के रूप में काम करेगा और वो अपने परफॉर्मेंस में इससे इजाफा करेगा। और ये परफॉर्मेंस में इजाफा करने से प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो जब परफॉर्मेंस बढ़ेगा और उससे उत्पादन गतिविधि बढ़ेगी, और उत्पादन गतिविधि बढ़ने से कंपनी को भी लाभ होगा और मजदूर को भी लाभ होगा। तो इस सोल्डरिंग के दूसरे जो सिस्टमेटिक सोल्डरिंग है, इसको दूर करने के लिए टेलर ने पीस रेट सिस्टम की बात की और परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी की बात की। अपने जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हो जाए, उसके पश्चात टेलर ने इसके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी दिया, ताकि इन समस्याओं को समाधान करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों में रूल ऑफ थंब की जगह वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क की डेवलप की जानी चाहिए, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि जो भी संगठन काम कर रहा है उसका सिस्टमेटिक अध्ययन करना चाहिए कि कहां पे क्या क्या कमी है, वर्कर्स क्यों इफिशिएंसी के रूप में कार्य नहीं कर पा रहे, और उन कमियों को दूर करने के पश्चात उसमें कार्यों को ब्रेक करके देखने की भी क्षमता होनी चाहिए। ब्रेकिंग ऑफ जॉब इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स, इसकी भी बात करते हैं। कहते हैं कि जब एक बड़ा कार्य होता है, उसको जब एक व्यक्ति संचालित करता है, तो उसको वो कुछ मजबूरियों का सामना करें। जैसे जैसे उस बड़े कार्य को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, जैसे अगर एक बहुत बड़ी बाउंड्री करनी है, उस बाउंड्री को करने में अगर उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े कर देंगे, तो वो कार्य उतना आसान लगने लगेगा। और जैसे ही वो कार्य आसान लगने लगेगा, तो मजदूर को एक मोटिवेशन का काम करेगा, और वो मोटिवेशन उसको कार्य करने में एक प्रकार से वैज्ञानिक गतिविधि इन्वॉल्व हो जाएगी। इसके बाद वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जॉब की भी बात करते हैं कि किसी भी कार्य करने के लिए कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है, इसकी बात करते हैं। क्योंकि जब तक उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस उसका अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम उसको वैज्ञानिक रूप से संचालित नहीं कर पाएंगे। और वो कहते हैं कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और जितना ज्यादा सैलरी हम देंगे, उससे हम कहीं ना कहीं औद्योगिक गतिविधियों को अच्छे प्रकार से संचालित कर पाएंगे। हम देखते हैं कि टेलर ने जितने भी अपने विचार दिए हैं, वो औद्योगिक गतिविधियों के क्षेत्र में दिए, लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। हम आगे चल के अभी देखेंगे कि जितनी भी उसकी औद्योगिक गतिविधियों के कार्य हैं, उसको हम प्रशासन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसका भी अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। जो उन्होंने इसमें दूसरी बात की कि साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो वर्कर्स का सिलेक्शन होना चाहिए, वो स्किल्ड होने चाहिए। अगर हम बैट बनाने की कंपनी के वर्कर को जूते बनाने की कंपनी में लगाएंगे, तो वो अपने एक्टिविटी को सही प्रकार से संचालित नहीं कर पाएगा। तो जो व्यक्ति जिस स्किल का हो, उसको उसी प्रकार की गतिविधि में लगाना चाहिए। उस प्रकार की गतिविधि में लगाया जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। तो पहले एक साइंटिफिक सिलेक्शन करना चाहिए वर्कर्स का, कि कौन सा वर्कर किस कार्य के लिए ट्रेंड है, किस कार्य को अच्छे प्रकार से संचालित कर सकता है, इसकी बात करते हैं। फिर टेलर उसको ट्रेनिंग देने की भी बात करते हैं। कहते हैं कि जैसे हम वर्कर्स को समय समय पे ट्रेनिंग्स भी देनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग्स देने से वो हर प्रकार उनकी काम की गतिविधि में चेंज होने के बाद भी वो अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से संचालित कर सकेंगे। ट्रेनिंग को टेलर एक उदाहरण के रूप में बोलते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, 5 व्यक्ति मिलकर अगर किसी कंपनी में बैट बना रहे हैं, और अगर वो एक दिन में 10 बैट बना रहे हैं, और 10 वर्कर मिलकर 20 बैट बना रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि अगर उन 5 वर्कर्स को अगर अच्छी से ट्रेनिंग दी जाए, तो वो वर्कर्स ही एक दिन में 20 बैट बनाने लगे और उनमें इफिशियंसी बढ़ जाएगी।
और एफिशिएंसी की बढ़ने से उनको प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो उनको कहना है कि वर्कर्स को समय समय पे ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, और जो वर्कर्स हायर करने चाहिए उनमें एक एटीट्यूड भी देखना चाहिए और एप्टीट्यूड का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने वर्करों के मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग की भी बात की, क्योंकि अगर वर्कर्स को मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग दी जाएगी, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उससे उनके जो काम करने की जो गतिविधि में अगर किसी प्रकार की परिवर्तन आएगा तो वो अपने ट्रेनिंग के माध्यम से उसको अडॉप्ट कर सकेंगे, जल्दी से सीख सकेंगे। क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी उनकी तो ठीक प्रकार से अपनी गतिविधि को संचालित नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ उनका मानना था कि जो वर्कर्स हैं और जो काम है और जो मैनेजर है उनको एक सिस्टम पे लाने का प्रयास करना चाहिए। उनको एक टेलर, एक वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रिंगिंग वर्कर्स, वर्क और मैनेजर को लाने से, एक साथ लाने से, ये एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंधन की आत्मा है। क्योंकि अगर किसी मजदूर को अगर अचानक किसी परिवर्तन के लिए बोला जाएगा तो उसको अडैप्ट नहीं कर पाएगा, इसके लिए उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। और जब एक मोटिवेशन लेवल काम करता है तो कोई भी व्यक्ति उस प्रकार की गतिविधि को अच्छे ढंग से संचालित करता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जो स्वच्छ भारत अभियान है भारत में, वो भी एक प्रकार से मोटिवेशन फैक्टर पे ही काम करता है। भारत में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान के पश्चात स्वच्छ भारत अभियान को एक तीव्र गति मिली। उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक गतिविधि इन्वॉल्व हुई, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई उसमें। तो ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक मैनेजमेंट का एक हिस्सा था कि कैसे साइकोलॉजिकली लोगों को इन्वॉल्वमेंट किया जाए स्वच्छ भारत की तरफ। तो इन सभी चीजों को उसमें वर्कर्स भी आए, वर्क भी आया और मैनेजर, तीनों इन्वॉल्व हुए। और इन तीनों के इन्वॉल्व होने से आज भारत स्वच्छ भारत मिशन की ओर एक तीव्र प्रकार से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ टेलर कहते हैं कि मैनेजर वर्कर्स के बीच में एक हार्मोनी, एक विश्वसनीयता भी बनी होनी चाहिए। वर्कर्स को हमेशा ये लगना चाहिए कि मालिक का हमारे ऊपर भरोसा है, मेरे काम को लेकर उनको विश्वास है और वो हमें कभी भी बीच समय में अपने नौकरी से नहीं निकालेंगे। इसके लिए उन्होंने बोला कि टेलर ये जो दिवाली या इन सब त्योहारों पे जो बोनस दिया उसको गलत मानते हैं। कहते हैं कि साल में 2-3 दिन बस ऐसे करने से कोई गतिविधि ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो जाएगी, बल्कि पूरे साल वर्कर और मैनेजर एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने चाहिए। जब भी वर्कर्स को जरूरत हो मैनेजर की तो मैनेजर उनके साथ खड़ा हो, और मैनेजर को जब भी वर्कर्स की जरूरत हो तो वर्कर्स खड़े उनके साथ। और इसके लिए उन्होंने बोला कि साइज ऑफ सरप्लस को बढ़ाइए, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उससे मजदूर भी खुश होंगे और मालिक को भी खुशी मिलेगी। जैसे कहते हैं अगर कोई भी एक्टिविटी गतिविधि संचालित की गई और उसे 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ और उसमें 80 रुपए मालिक ने रख लिया और 20 रुपए मजदूर को मिले, तो इस गतिविधि को 100 रुपए से बढ़ा के 1000 रुपए कर दीजिए और उसमें मालिक को 600 रुपए मिलने लगे और मजदूर को 400 रुपए में मिलने लगे, तो मालिक को भी उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा और मजदूर को भी इसी रेशियो में प्रॉफिट होगा, जिससे दोनों अपनी गतिविधि को सही प्रकार से संचालित कर सकेंगे। इसके साथ वो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, बिटवीन वर्क मैनेजर एंड वर्कर्स की बात करते हैं। कहते हैं कि मैनेजर को अपने आलसी रवैये की आलोचना करनी चाहिए, अपने आलसी रवैये को छोड़ना होगा और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना होगा। अपने उत्तरदायित्व को मजदूरों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए और मजदूरों को भी अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि जब तक अपने कार्य को ईमानदारी से संचालित नहीं करेगा तब तक मालिक और मजदूर दोनों ही औद्योगिक गतिविधि में अपने कार्य को ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले टेलर ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम की बात की, फिर उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया, उसके पश्चात वो एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। और इसके लिए वो टाइम, इसका जो 5 भागों में एलिमेंट ऑफ जो साइंस मैनेजमेंट है इसको 5 भागों में विभाजित करते हैं। और इसके अंतर्गत वो सबसे पहला जो भाग है वो टाइम एंड मोशन की बात करते हैं। कहते हैं कि किसी भी गतिविधि को करने के लिए समय और गति का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए एक छोटे एग्जांपल लेते हैं, जो हम सभी रोड्स पे या कहीं पे भी किसी बड़े दुकान पे जाके गोलगप्पे खाते हैं
उस गोलगप्पे के खाने में भी अगर हम देखें तो उसमें भी साइंटिफिक मेथड यूज करने की बात करते हैं कि कैसे अपने टाइम को बचाया जा सके और मोशन अपनी गति को तीव्र किया जा सके। तो उसमें अगर टेलर के अगर वैज्ञानिक प्रबंध को अप्लाई करें तो उसमें जो दुकानदार होता है उसको छोले कहाँ रखने हैं, पानी कहाँ रखने हैं, जिससे कि वो उससे टाइम भी कम लगे और अपनी गति को जल्दी संचालित कर सके। और जितना कम समय लगेगा उससे वो जितना ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उसके पास अपने चीजों को डिलीवर कर सकेगा, और जितना ज्यादा वो डिलीवर करेगा उसके बाद उसकी ज्यादा कमाई होगी, उससे कंपनी और उस व्यक्ति दोनों की बेनिफिट होगी उससे। इसके साथ साथ उन्होंने बजट पेमेंट सिस्टम की जो बात थी उसमें भी चेंज करने की बात की। उन्होंने जो पीस रेट सिस्टम पर जो सैलरी देने की बात की, उन्होंने अटेंडेंस बेस्ड सैलरी जगह पे परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी की बात की। क्योंकि उन्होंने बोला कि जो अटेंडेंस बेस्ड सैलरी होती है इससे में मजदूर ज्यादा मोटिवेट नहीं होते, उनको पता है कि वो कितना भी कार्य कर ले उनको 300 रुपये अगर पर डे का मिलते हैं वो 300 रुपये ही मिलेंगे, उससे ज्यादा उनको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया जाएगा कि अगर एक बैट बनाने में आपको 30 रुपये मिलेंगे तो वो एक दिन में ज्यादा बैट बनाने का प्रयास करेगा और उससे वो एक प्रकार से उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। उसके साथ उन्होंने बोला कि जो मजदूर ऑर्डिनरी तरीके से कार्य कर रहा है उसको ऑर्डिनरी वेज दिया जाए, और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको सैलरी भी ज्यादा दिया जाए। कि अगर कोई व्यक्ति 30 रुपये एक बैट बनाने के लिए रहा है और वो 10 बैट ही बना रहा है एक दिन में, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक दिन में 15 बैट बनाने की क्षमता रखता है, तो उसको 30 रुपये की जगह पे 50 रुपये दिया जा सकता है, क्योंकि वो एक दिन में ज्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है। और चूंकि उसको 30 रुपये की जगह पे 50 रुपये दिए जाएंगे तो उससे उस मजदूर का भी लाभ होगा, और उस मजदूर का लाभ होने से जो दूसरा मजदूर है वो भी प्रेरित होगा कि मैं भी उसकी तरह ज्यादा सैलरी पाऊं, और इस ज्यादा सैलरी पाने के चक्कर में वो अपने एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, तो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, और इस परफॉर्मेंस के बढ़ाने से उस औद्योगिक संगठन को भी फायदा होगा और उस मजदूर को भी फायदा होगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो तीसरा सिद्धांत दिया इसमें वो फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। वो जो टेलर ने जो ट्रेडिशनल यूनिटी ऑफ कमांड की थ्योरी थी उसकी आलोचना करते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति सैकड़ों हजारों लोगों को आदेश दे, ये सही नहीं है। उसकी जगह पर उन्होंने 8 बॉस का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि एक मैनेजर होगा, उस मैनेजर के अंडर में 8 सुपरवाइजर काम करेंगे, और उन 8 सुपरवाइजर के अंडर में सभी वर्कर्स काम करेंगे, और जो वर्कर्स होंगे वो सुपरवाइजर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो सुपरवाइजर्स होंगे वो मैनेजर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एक प्रकार से वो सिस्टम बनाने की बात करते हैं। तो और इसमें जो क्या है कि मैनेजर जो होगा वो वर्कर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेगा, इसमें वर्कर्स सुपरवाइजर से कांटेक्ट करेगा और मैनेजर सुपरवाइजर से कांटेक्ट करेगा, और इसके कारण जो साइंटिफिक मेथड है वो इसमें लागू किया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक्सेप्शन प्रिंसिपल भी दिए। इन्होंने बोला कि हो सकता है कि ऐसी कोई मजबूरी आ जाए कि मैनेजर को सुपरवाइजर को बाइकआउट करते हुए नीचे सीधे वर्कर से बात करनी पड़ जाए, क्योंकि अगर वर्कर से बात न करे तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस को ठीक प्रकार से संचालित नहीं किया जा सके। तो एक्सेप्शनल प्रिंसिपल्स की भी बात करते हैं। तो इन 5 आधारों पे उन्होंने अपने एक्सेप्शनल प्रिंसिपल्स को दिए और साइंटिफिक मैनेजमेंट को लागू करने का प्रयास किया। अगर हम टेलर के विचारों को आज के संदर्भ में देखें तो उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग करने में वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है, और इससे उद्योगों के अंदर जो झगड़े हैं उसको कम किया जा सकते हैं। और इसके साथ साथ वर्तमान में जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत मजदूरों के भी अच्छे जीवन की बात की जा सकती है, और अच्छी सैलरी मिलने से क्या होगा, उससे अच्छे से काम करेगा और उससे संसाधनों की भी बर्बादी कम होगी। तो जब कोई भी व्यक्ति अच्छे प्रकार से अपनी गतिविधि को संचालित करता है तो उससे कम संसाधनों की हानि होती है। और इसके साथ उन्होंने वर्क स्टडी की बात की कि टाइम एंड मोशन इसके आधार पर सभी गतिविधि की संचालित की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ टेलर की हम आलोचना भी देखते हैं। उन्होंने जो पूरा संगठन का सिद्धांत दिया वो पूरा मैकेनिकल एस्पेक्ट पे आधारित था।
वो केवल इंजीनियरिंग के आधार पर आधारित है, उसमें मनुष्य के जो मनोवैज्ञानिक पहलू होता है उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने मैनेजर के पावर को भी कम कर दिया। वन बेस्ट वे ऑफ वर्क की बात करते हैं, केवल यही अच्छा है। कोई भी जो गतिविधि हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन दूसरी भी गतिविधि अच्छी हो सकती। लेकिन जो टेलर ने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की उसमें वो बोलते हैं कि यही मेथड केवल अच्छा है, इसी मेथड से ही अपनी गतिविधि को संचालित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट है एक प्रकार से रोबोटिक समझ पे आधारित कर दिया कि केवल और केवल रोबोट के आधार पे ही उन्होंने मनुष्य को रोबोट मान लिया। इसके साथ साथ जो उन्होंने पैसे को ही केवल मोटिवेशन फैक्टर समझा कि व्यक्ति अगर पैसा पाएगा तभी मोटिवेट होकर काम करेगा। उन्हें इसके साथ साथ उन्होंने ट्रेड यूनियनों को भी बर्बाद कर दिया। तो जो ट्रेड यूनियन होते थे उनमें सभी गतिविधियों को एक प्रकार से मूल्यांकन किया जाता था, मजदूर और मालिक के बीच में क्या संबंध हो इसकी बात की जाती थी। तो इन सभी गतिविधियों को उसमें समाप्त कर दिया, जिसके कारण टेलर की आलोचना की जाती। तो आज के क्लास में हम बस वुड्रो विल्सन और टेलर का अध्ययन कर पाए। आगे क्लास में हम एंड्रयू फेल को देखेंगे और साथ में यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। अगली क्लास में हम हेनरी फेल का अध्ययन करेंगे, जो कि पाश्चात्य प्रबंधन विचारधारा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। यद्यपि टेलर ने भी वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था, लेकिन इसके साथ साथ फ्योल ने जो अपना एक किताब लिखी थी उस किताब के माध्यम से भी उन्होंने भी प्रबंधन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आगे की क्लास में हम हेनरी फेल को डिटेल में पढ़ेंगे, उनका पूरा जीवन परिचय देखेंगे, उन्होंने प्रबंध के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत देखेंगे, उन्होंने कौन सी गतिविधि, उन्होंने प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर किया या नहीं किया उसको देखेंगे, और उन्होंने कैसे एक जो कंपनी थी जो दिवालियापन हो चुकी थी, लेकिन उस दिवालियापन की स्थिति से निकालकर उस कंपनी को एक मजबूत वित्तीय हैसियत वाली कंपनी बनाई, उसका भी अध्ययन करेंगे। और उसके साथ हम अगली क्लास में मैस्लो और हर्जबर्ग का भी अध्ययन करेंगे। इन सभी चीजों को अध्ययन करते समय फेल की क्या आलोचना की जाती है, इन सभी चीजों का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।